दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जो अपने ऑल टाइम हाई 7600 से गिरकर आज 3400 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 60% का करेक्शन आ चुका है। एक अच्छे बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है और यहाँ से रिएक्शन आने की उम्मीद है। कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया है ये आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसमें रिस्क को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेज करना शेयर मार्केट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, रिस्क को मैनेज करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। क्योंकि अगर कैपिटल को हम लोग सेव कर लेंगे तो अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में हमें कुछ लॉस होता है तो आगे जाकर अगर कैपिटल अवेलेबल है तो हम प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, मेरी जो स्ट्रेटजी है, डिमांड एंड सप्लाई एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखते हुए मैं टेक्निकली ही एनालिसिस करता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटली एनालिसिस हम लोग चैट जीपीटी या फिर किसी दूसरे एआई टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ये स्टॉक है, सैनोफी नाम है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। अब इसमें कैसे इसको कैंडलस्टिक्स को रीड करते हुए ये मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2007 से ही स्टॉक में इसमें अप मूवमेंट रही है और कोविड के टाइम में जैसे कि पूरी मार्केट में काफ़ी डाउन मूवमेंट थी तो इसमें भी काफ़ी लगी थी, लेकिन उसके बाद से नेक्स्ट 3 ईयर्स में इसने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिया है। और जहाँ से लास्ट टाइम में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, अभी प्राइस वहीं पर आ चुका है। जो एक्चुअल में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यहाँ से हुआ था। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि पिछला जो रेसिस्टेंस होता है उसको अगर ब्रेक कर दिया जाता है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मैं अभी हूँ 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे और ये सारी जो पोजीशन बन रही है वो 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जिसे कि स्मार्ट मनी, जो कि म्यूचुअल फंड, बैंक्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो फॉलो करते हैं। हमें भी उन्हीं के स्टेप्स को अगर फॉलो करना है और उन्हीं के साथ में ही अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो हमें भी उसका बेनिफिट हो सकता है। देखिए, स्मार्ट मनी के हिसाब से एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि हमें बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिसे स्मार्ट मनी कहा जाता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, बैंक है, एफआईआई है, ये लोग जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं यही प्राइस में मूवमेंट लेके आते हैं। जब मूवमेंट लेके आते हैं मतलब कि ये बायर्स एज ए बायर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्राइस में ज़बरदस्त मूवमेंट आती है। और ये क्लियरली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से कितनी अच्छी मूवमेंट आई थी और ये प्राइस को 3500 से 7500 तक लेके गए थे, मतलब कि प्राइस को ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद में जब कभी भी प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाता है तो उसमें करेक्शन होना ही होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे कितना ही छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, उसमें करेक्शन आना ही है, ये मैंडेटरी है, ये रूल है। क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलेगी, अगर अपर साइड में ही चलती जाएगी मार्केट तो फिर उसमें बाइंग कैसे होगी। तो स्मार्ट मनी जब कभी भी एज ए बायर एक्टिवेट होगा तो प्राइस अप में जाएगा और जब वो उसको सेल कर देगा तो जब एज ए सेलर हो जाएगा, क्योंकि उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं तो डाउन मूवमेंट आनी ही होती है, तो उसको हम लोग करेक्शन कहते हैं। तो हमें ऐसी बड़ी करेक्शन का वेट करना चाहिए। लेकिन बाइंग कहाँ करनी है, वो एरिया आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, प्राइस में जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई होती है ना, वो होता है ओरिजिन। हमें उस ओरिजिन को देखना चाहिए। अब इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस चल रहा है ऊपर, यहाँ पर भी तो कोई ना कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ पर नीचे करेक्शन आई और यहाँ पर जब बायर एक्टिवेट हो गए और यहाँ से ये प्राइस को अप लेके गए तो यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं और प्राइस दोबारा से यहीं पर लाया जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जब भी प्राइस यहाँ पर आ जाता है और कुछ दिन कंसोलिडेट कर लेता है तो फिर प्राइस में इस तरह से प्राइस में अप मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट हमें बॉटम पे करनी चाहिए और जब ये अप ट्रेंड में आ जाता है तो हमें वहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये जो जगह बनेगी ना, यहाँ पर हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, अब इसमें आपको बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि कैसे अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक 6 मंथ के बड़े टाइम फ्रेम के जोन में था। उसके बाद में नीचे भी आप देखेंगे ये 3 महीने के जोन पे बन के अब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर रुका हुआ है। जो मैंने ये पिंक कलर से अभी स्ट्रक्चर बनाया है, अगर मैं मंथ पे जाता हूँ तो भी सेम ही स्ट्रक्चर आपको नज़र में आएगा। तो यहाँ पर ये एक ट्रेड बन जाती है। अब हमें इसमें रिस्क को कैसे मैनेज करना है, तो रिस्क को इनिशियली जो मैनेज करेंगे, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस पर हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि नीचे भी आप देख रहे हैं कि एक ईयरली टाइम फ्रेम का एक जोन बना हुआ है, मतलब कि इससे और ज़्यादा नीचे जाने की संभावनाएं वैसे ही बहुत सारी कम हो जाती हैं। तो अब हम इसमें प्लानिंग कैसे करेंगे कि करंट मार्केट प्राइस जो कि है 3400 में मान लेता हूँ कि यहीं पर अगर कुछ एंट्री की जाती है तो यहाँ पर ना 100% क्वांटिटी हम लोग बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि लगभग 13% के आसपास में है। सो
एक तो तरीका ये है कि 100% क्वांटिटी को मैं यहाँ पर लगा दूँ और नीचे तक का ऐसे लेके मैं 1:2 का टारगेट रखूँ, या फिर मैं यहाँ तक का टारगेट रख के जिसमें कि 1:3 का करीब बन रहा है, हम लोग एग्जिट हो जाए। एक तरीका ये है कि इसमें कुछ क्वांटिटी को यहाँ पर डाला जाए, क्योंकि अभी जो मार्केट जियोपॉलिटिक्स की वजह से अभी कुछ मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरफ में डाउन मूव हो सकती है, किसी भी तरफ से अप मूवमेंट हो सकती है। सो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें अपनी कैपिटल को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आगे हमें वो अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, हमें आगे भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है। ऑप्शंस को ऐसे टाइम पे प्ले नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे 50% या 60% क्वांटिटी बाय करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इसको और एवरेज करेंगे। फाइनल जो मेरा एसएल रहेगा वो रहेगा 2900 के आसपास में, और यहाँ पर 4600 का मैं इनिशियली लेवल पर 50% या 60% क्वांटिटी को सेल करके हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन फाइनली जो इसका टारगेट अचीव किया जा सकता है वो 6000 होगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इनिशियली टारगेट हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको भी अचीव करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आई थिंक 5 to 6 मंथ में ये कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब मूवमेंट स्टार्ट होगी इसमें तो बहुत ही तेज़ी के साथ में शुरू होगी। तो मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना के दे रहा हूँ, उसको आपको फॉलो करना है कि ये जो प्राइस चलेगा वो इस तरह से चलता है। तो कभी भी जब हल्का सा डाउन होता है तो इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड भी किया जा सकता है। तो हमेशा जो जब ये इसमें हायर हाइज लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो नीचे जैसे ही ये आता है करेक्शन होके, तो वहाँ पर हमें और ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्टॉक्स में इसी तरह से ही बनाया जाता है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में नीचे जाता है, देखिए प्राइस अप भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली प्ले करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके साथ में ही आपको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो और मेरी सेटअप आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड या किसी और स्टॉक से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट ए वीडियो अगर उसमें एक अच्छा प्राइस मूवमेंट हो रहा होगा। Thank you friend for watching. Please come back again for such wonderful videos. Thank you.